16 नवंबर 1957 विस्कॉसिन के प्लेनफील्ड में पुलिस हत्या और अपहरण के मामले के शक के आधार पर एक फार्म हाउस में घुसती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नज़ारा चौंकाने और रोंगटे खड़े बना होता है। एक सरकटी लाश छत पर से लटक रही होती है, उसके पैरों में क्रॉस होता है और हाथों में रस्सियाँ। अब आप सोच रहे हो कि यार रजत कल पक्का कोई हॉरर मूवी देख के आया है रात में और उसी कहानी हम सबको सुना रहा है, लेकिन ऑनेस्टली दिस इज द रियल स्टोरी। साल 1947, 1 मई दोपहर के 3:30 बजे जॉर्जिया डीन अपने घर के पास से गायब हो जाता है। वहाँ के लोग ये बताते हैं कि जॉर्जिया डीन को आखिरी बार एक मेल बॉक्स के पास देखा गया था और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, फोर्ड सेडान, जो कि वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास थी, जिसका नाम था एडवर्ड डीन। अब 5 साल आगे आते हैं। 1 नवंबर 1952 हेरल्ड अपने दोस्त बर्गस के साथ हिरण का शिकार करने के लिए निकलते हैं। प्लेनफील्ड के एक मैन रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और शाम के करीब 7 बजे वहाँ से निकलते हैं। बर्गस की गाड़ी में बैठते हैं और इसके बाद वो किसी को नहीं दिखते, गायब हो जाते हैं। लोगों का ये कहना था कि शिकार करते वक्त वो गेम के इस फील्ड में भी गए थे और गेम ने उनको शिकार करने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने थे। 8 दिसंबर 1954 मैरी होगन, जो कि एक शराब खाने की मालकिन होती, अचानक से गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि रजत ये बार बार ये अलग अलग केसेस क्यों बता रहा है, एक साथ आखिर कहना क्या चाहता है? तो इन सभी चीज़ों को एक साथ कभी करीब कुछ देर में हो जाएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने उस दिन पर जिस पे हमने शुरू में बात की थी। 16 नवंबर 1957 को बर्निस वर्डेन अपने हार्डवेयर स्टोर से गायब हो जाते हैं। उनके ट्रक को करीब स्टोर के पीछे से 9:30 बजे करीब बाहर से निकलते हुए दिखा गया था। लोगों का ये कहना था कि उस दिन स्टोर में काफ़ी कम ग्राहक थे। उसका कारण ये था कि वो हिरण के शिकार का मौसम। शाम को करीब 5 बजे बर्डन के बेटे डिप्टी शेरिफ स्टोर में घुसते हैं और वहाँ पर कैश रजिस्टर खुला हुआ और नीचे फर्श पे खून के धब्बे दिखे। पुलिस को उन्होंने ये बताया कि उनके गायब होने के ठीक एक शाम गेन स्टोर में आए थे और वो एंटी फ्रीज के लिए वापस आने वाले थे और जो लास्ट रसीद वार्डन के हाथों लिखी गई थी वो एंटी फ्रीज की ही थी। गेन को एक किराना स्टोर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब उनके फार्म हाउस की तलाशी हुई तो वहाँ का नज़ारा अलग ही कहानी का रहा था। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला, वहाँ पर सिर्फ वार्डन की सरकटी हुई लाश ही नहीं थी, बल्कि मानव शरीर से, मानव चमड़े से बनी हुई चीज़ें भी थी, जैसे कि हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, मानव शरीर से बने सोफे, डस्टबिन, ये सारी चीज़ें उनके फार्म हाउस से बरामद हुई। इन सब चीज़ों के बारे में जब गेन से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें उन्होंने लाशों से उनकी खालों से खींचकर बनाया था। गेन ने ये बताया कि 1947 से लेकर 1952 के बीच में उन्होंने हाल ही में दफन लाशों को उस कब्र से निकाला था और उसके लिए उन्होंने अपने 3 स्थानीय कब्रिस्तानों में 40 रातें बिताई थी। लेकिन वहाँ पर वो जब भी गए तो नींद में चले थे और कई बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पहुँचने के बाद ही वो नींद से जाग गए थे और उन्होंने लाशों को बिना निकाले ही वो वापस चले आए थे और उसी लाशों से उनकी घर की चीज़ें बनी हुई थी। होगन और वर्डन की हत्याओं के अलावा विस्कॉसिन में और जो अनसुलझी हत्याएं थी, अनसुलझे मामले थे, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले बात की थी, उसके बारे में भी गेन से पूछताछ की गई। लेकिन उन हत्याओं के मामले में गेन लाई डिटेक्टर टेस्ट में पास हुए थे, यानी कि उन्होंने सिर्फ 2 हत्याएं की थी, होगन की और वर्डन की। 21 नवंबर 1957 को जब काउंटी कोर्ट में गेन को पेश किया गया और इन प्रथम डिग्री हत्याओं के मामले में दोषी पाया गया तो ये चीज़ सामने आई कि गेन सिजोफ्रेनिया नाम के मानसिक बीमारी से ग्रसित है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो लोगों के सोचने में, व्यवहार करने में और काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। सिजोफ्रेनिया में अक्सर लोगों को भ्रम और मतिभ्रम होता है, यानी कि वो चीज़ें दिखती हैं जो सचमुच में है ही नहीं। तो आखिर गेन को ये बीमारी हुई कैसे, इसके बारे में जानने के लिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं। गेन का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1906 को लॉ क्रॉस विस्कॉसिन। उनके पिता का नाम जॉर्ज गेन और माँ का नाम अगस्ता गेन था। गेन के बड़े भाई का नाम था हेनरी और उनकी माँ अगस्ता एक धार्मिक और नामाद की लूथरन थी। वो अपने बच्चों को जन्मजात अनैतिकता और शराब पीना जैसी बुराइयों के बारे में बताती थी कि लोग कैसे बुरे होते हैं और यहाँ तक कि वो महिलाओं को चरित्रहीन बताया करती थी कि वो एक तरह की चरित्रहीन होती है।
इसके बाद दोपहर के वक्त अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना बताती थी। गेल के पिता पहले एक बढ़ई, एक चर्मकार और फिर अग्निशमन के लिए काम किया करते थे। उनकी एक किराना स्टोर की दुकान भी हुआ करती थी, लेकिन जल्दी उन्होंने अपना व्यवसाय बेच दिया और इसके बाद वो प्लेन फील्ड में 155 एकड़ की जमीन पर आके रहने लगे। खेत का एकांत में होने का फायदा उठाते हुए गेल की मां ने लोगों को वहां से दूर रखा ताकि उसके बच्चे बाहरी लोगों से जुड़ न पाए। गेल ने सिर्फ खेत को स्कूल के लिए ही छोड़ा था। इसके स्कूल के बाद वो अपना सारा समय खेत में ही दिया करते थे। अधिकतर समय उनका खेत में ही जाया करता था। उनके कई रिश्तेदारों ने ये बताया कि गेल जब भी किसी से दोस्ती करना चाहते थे, जब भी किसी से करीब होते थे, तो उनकी माँ उन्हें दंडित किया करती थी ताकि वो लोगों से संपर्क न बना सके। उनके स्कूल के सहपाठी और उनके टीचर ये चीज बताया करते थे कि गेल का व्यवहार बड़ा अजीब सा था, जैसे कि अजीब तरह से हंसना, अपनी ही बातों पे गुदगुदाना, अपने ही मन में गुदगुदाना, ये सब चीजें गेल को लोग करते हुए देखा करते थे। लेकिन इसके बावजूद गेल का एक अच्छा प्रदर्शन रहा था स्कूल में, खासतौर पढ़ाई को लेकर। 1 अप्रैल 1940 गेल के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है। उसके बाद गेल और उनके भाई हेनरी छोटे छोटे काम करते थे अपने जीवन का यापन करने के लिए। गेल कई सारे छोटे छोटे काम किया करते थे। स्थानीय लोग ये बोलते थे कि दोनों ही भाई काफी ईमानदार और मेहनती थे। गेल ने कई बार बच्चों की देखभाल करने का काम भी किया था और वयस्कों से ज्यादा वो बच्चों से ज्यादा जुड़ जाते थे और उन्हें बच्चों की देखभाल करना अच्छा भी लगता था। उनके बड़े भाई हेनरी को 2 बच्चों की माँ जो तलाकशुदा थी उससे प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में अक्सर गेल से बातें किया करते थे। हेनरी की बातों से ये लगता था कि वो अपनी माँ के बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। 16 मई 1944 को गेल अपने खेत में साफ सफाई कर रहे होते हैं और कूड़े को जलाने के लिए आग लगाते हैं और आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि फायर ब्रिगेड को वहां पर आके आग बुझाना होता है। आग बुझाकर जब शाम को फायर ब्रिगेड की टीम चली जाती है, तब गेल ये शिकायत करते हैं कि उनके भाई हेनरी वहां से गायब है। जांचकर्ता जब उनकी खोज करते हैं तो उन्हें मिलता है कि गेल का शरीर नीचे की ओर गिरा था, यानी कि वो कब के मर चुके थे। हेनरी के शरीर को देख के ये लगता है कि हेनरी की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है, क्योंकि न तो वो जले थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार के कोई चोट के निशान थे। लेकिन बाद में होरेल चेस्टर ने यह दावा किया कि हेनरी के सिर पर चोट के निशान थे, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया और उनके मौत की वजह दम घुटना बताकर केस को क्लोज कर दिया गया और उस पर ना ही कोई जांच हुई और ना ही हेनरी की बॉडी की किसी तरह का कोई पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि पुलिस ने जब गेल से वाकई हत्याओं के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने हेनरी के बारे में पूछा कि हेनरी की भी हत्या गेल ने ही की है, लेकिन उसे एक संभावित माना गया, लेकिन उस चीज की कोई पुष्टि नहीं हुई कि हेनरी की भी मौत गेल ने ही की वजह से ही हुई है या फिर गेल ने ही हेनरी की हत्या की है। हेनरी की मौत के बाद अगस्ता लकवाग्रस्त हो जाती है और अब गेल का सारा समय अगस्ता की सेवा में ही जाता है, उनकी देखभाल में ही जाता है। एक दिन अगस्ता और गेल दोनों अपने पड़ोसी स्मिथ के साथ पुआल खरीदने जाते हैं और वहां पर अगस्ता स्मिथ को एक कुत्ते को मारते हुए देखती है। कुछ देर बाद एक महिला बाहर आती है और स्मिथ को कुत्ते को मारने से मना करती है, लेकिन स्मिथ नहीं मारते और कुत्ता आखिर में मर जाता है। अगस्ता को इस चीज का काफी झटका लगता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कुत्ते को मार देती है। गेल को ये बताती है कि जो महिला स्मिथ के साथ थी वो उसके साथ बिना शादी के रह रही थी और इसी बात का उन्हें सदमा दोबारा लगता है और इसी के बाद अगस्ता की भी मृत्यु हो जाती है। अगस्ता की मौत के बाद गेल बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगस्ता की मौत के बाद गेल एक सच्चा दोस्त और एक सच्चा प्यार खो देते हैं और उसी के बाद वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। अपनी माँ की मौत के बाद उन्होंने अपनी माँ के द्वारा इस्तेमाल किए गए कमरों को साफ सुथरा बंद कर दिया, बाकी सारा घर गंदा था। वो खुद किचन के बगल में एक छोटे से कमरे में रहने लगे और ज्यादातर उनका वक्त किताबों में बीतने लगा, जैसे कि साहसिक कहानियां पढ़ना, पल्प पत्रिकाएं पढ़ना, ऐसी कहानियां जहां पर नरभक्षी और नाजियों के अत्याचारों के बारे में बताया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैटी वाले कैदियों को मारकर उनकी खाल खींचकर दूसरे सामान बनाने की वाली किताबें भी उन्होंने पढ़ी थी। अपनी माँ के मौत के तुरंत बाद ही उन्होंने एक महिला सूट बनाना शुरू किया, जिसी के लिए उन्होंने उन लाशों का इस्तेमाल किया, उन लाशों की खाल खींचकर एक सूट बनाने के लिए, ताकि वो उसको पहनकर अपनी माँ बन सके, यानी कि उन्हें अपने शरीर पर रेंगता हुआ महसूस कर सके।
और जब उसे लाशों से यौन संबंध बनाने की बात कही गई तो उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उस लाशों से बहुत ही अजीब सी गंध आती थी। विशेषज्ञों ने ये पाया कि वहाँ जितनी भी औरतों की लाशें थी वो सब उनकी माँ से मिलती जुलती थी। शुरुआत में गीन को मानसिक बीमारी के चलते मुकदमा चलाने में काबिल नहीं समझा गया, इसलिए उन्हें मानसिक संस्था में भेज दिया गया। इसके बाद 1968 में वापस से जब वो मुकदमे के लायक हुए तो उन्हें होगन और वर्डेन की हत्या में दोषी पाया गया, लेकिन पागल होने की वजह से उन्हें वापस से मनोरोग संस्था में वापस भेज दिया गया, जहाँ पर 1984 में फेफड़े में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा पॉइंट आपको लगता है क्या है? मुझे क्या लगता है, एक माँ के द्वारा दी गई परवरिश, एक माँ की परवरिश की वजह से ही बच्चे का व्यवहार इस तरह का होता है। गेन इस तरह का ऐसा ना हो सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता था, जैसा कि वो पढ़ने में अच्छा था, अगर उसकी माँ ने एक सही परवरिश की होती तो। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और इस तरह की अगर आप वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।